नमस्कार। आज मैं महाराष्ट्र के सोलापुर में हूँ और एक किस्सा, एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी उन लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है जो विपरीत परिस्थितियों में हैं, जो संघर्ष में सफलता के रास्ते खोज रहे हैं। कैसे हिम्मत ना हारने वाला व्यक्ति कैसे विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आदमी इतिहास कायम कर सकता है, आज इसकी एक वानगी मैं इस कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ वक्त तक बने रहिए और आपको यकीन नहीं होगा कि जो मैं बताने और दिखाने जा रहा हूँ ऐसा किसी शख्स ने आज़ादी के बाद यानी अभी, और जिसको आप जानते हैं, और उसने ये मुकाम हासिल किया। मैं सोलापुर की धोर गली में हूँ। धोर एससी कम्युनिटी के लोग आते हैं और उस ज़माने में इस गली में वही लोग रहते थे, इसलिए इस गली का नाम धोर गली पड़ा। संभाजी राव जिनका ये घर है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कोई 8 फीट चौड़ा है, 30 फीट अंदर गहरा है। इसी घर में संभाजी राव चमड़े का व्यापार करते थे। जानवरों का चमड़ा ले आकर अपने हुनर से वो इतना अच्छा लेदर का बैग बनाते थे जिसकी शोहरत मुंबई तक पहुंच गई। महात्मा गांधी तक ने उस बैग की तारीफ की। संभाजी राव ने एक बिजनेस का अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका जुलाई 1947 में निधन हो गया। संभाजी राव ने पहली शादी की, उनके बच्चे नहीं हुए। उन्होंने दूसरी शादी की, उनके बच्चे नहीं हुए। उन्होंने तीसरी शादी की और जब उनके बच्चे नहीं हुए तो उनकी तीसरी पत्नी ने कहा कि उनकी छोटी बहन से वो शादी करें, और छोटी बहन से जब उन्होंने शादी की तब उनके एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का नाम दयानेश्वर रखा गया, दयानेश्वर। लेकिन ये नाम बोलने में इतना मुश्किल था कि बाद में यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग जेनबा नाम से उस लड़के को पुकारने लगे। तो जेनबा के पिताजी ये संभाजी राव थे और ये 1947 में 25 जुलाई को इनका निधन हो गया। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने चमड़े का बैग बनाकर उसकी बहुत तरह की डिज़ाइनें बनाते थे और वो मुंबई तक फेमस हो गया। ये इनकी पहली पत्नी थी कृष्णा भाई संभाजी राव। इनके साथ इनकी तीसरी शादी हुई थी। जब बच्चे नहीं हुए तब इन्होंने अपनी छोटी बहन शंकुबाई से शादी का प्रस्ताव संभाजी राव को दिया और शंकुबाई के ही बेटा पैदा हुआ। और वो बेटा जब पैदा हुआ तो क्या हुआ, क्या कहानी थी, वो भी मैं वो कमरा आपको दिखाता हूँ और उसकी एक कहानी उन्हीं के एक रिश्तेदार जो अब उन्हीं के खानदान के परिवार के हैं, उनसे आप सुनिए 2 मिनट। अब मैं उस कमरे में आ गया हूँ जहाँ जेनबा नाम का जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ उस बच्चे का उनका जन्म हुआ। ये आप कमरा देख रहे हैं, 6 बाई 8 का है। ये उसी जमाने का घर है और आप समझ लीजिए कि संभाजी राव ने उस समय बैग के व्यापार से अपना कैसा सिस्टम बनाया होगा कि आज़ादी के पहले का ये घर है। इसी घर में जेनबा पैदा हुए और रिश्तेदार उनके हैं। तो एक अनुसूचित जाति के घर में, एक दलित के घर में जब बच्चा पैदा हुआ इतने दिनों के बाद, तो उसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। उनका रंग इतना फेयर था उस बच्चे का, इतना गोरा बच्चा पैदा हुआ कि उस समय जो महिलाएं आसपास की थीं और इनके खानदान की, हमारे खानदान की, तो क्या कहती थी आप मुझे बताइए, मैंने तो पढ़ा। दादी जी बात करती थी कि जब तो कैसा जो भाई को जो दाजीबा बोलते हैं उनको, दाजीबा बाबा, अपने पति के छोटे भाई को दाजीबा बोलते मराठी में। जब वो हमेशा बोलती थी चारों जन कि साहब जब पैदा हुए, दाजीबा जब जन्म लिए तब उजाला हुआ था घर में। ऐसा लगा कि उजाला हो गया। वो ठीक है, उतना गोरा था, शायद उसको साहब को एक देवी अवतार ही हमारे लिए तो। संभाजी राव का आकस्मिक निधन हो गया। 2 माँ के बीच में एक बेटा था
संभाजीराव कोई बहुत लेजर मेंटेन करने वाले आदमी नहीं थे। उनकी मौत के साथ ही वो सारा का सारा व्यापार चौपट हो गया। एक घर जो संपन्न था वो एकदम विपन्न हो गया, गरीब हो गया। इसकी वजह से उस बच्चे में तमाम आसपास के लोगों और इलाकों के बच्चों के साथ वो बदमाशियां करने लगा। एक तरीके से वो बिगड़ैल बच्चों में शामिल हो गया। नतीजा ये हुआ कि 5वीं में वो फेल हो गया स्कूल में, स्कूल से बाहर निकल गया। और यही जो पीछे की जगह आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी मार्केट है सोलापुर की। शुक्रवार पेट यहाँ पर लगता है, यानी शुक्रवार की बाज़ार लगती है और वो फुटपाथ की बाज़ार लगती थी। वो बच्चा जेनबा नाम का, वो तमाम लोफर और आवारा टाइप के बच्चों के साथ वो फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से सामान चोरी करता था और दूसरी जगह बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन उस गोरे बच्चे ने इसी जगह फुटपाथ पर बैठी एक महिला जो नकली गहने बेच रही थी, वो गहने चुरा के भागा और दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों ने उस बच्चे को देख लिया। क्योंकि वो इतना गोरा था कि उस छोटे बच्चे को देखते ही लोगों ने कहा कि ये गोरा बच्चा लेकर के भागा है। और बाद में उस जेनबा को उस महिला ने पकड़ लिया, लेकर के उसको घर लाया गया। घर पर माँ इस आरोपों से सदमे में आ गई। माँ ने, शंकुबाई ने जेनबा से बोला कि तुम्हें सही सही बताना होगा। जेनबा को चोरी में पकड़े जाने के बाद उनकी माँ यहाँ शंकुबाई इस मंदिर में, घर के इस मंदिर में ले आके देवी माँ के सामने उन्होंने ले आके यहाँ बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने चोरी की है कि नहीं। बच्चा अपनी माँ के आंखों को देखकर सहम गया और उसने सच सच कहा कि हाँ माँ, मैंने वहाँ से चुराया था और आगे एक दलाल के यहाँ ज्वेलरी का था, उसको 2 रुपए में मैं बेच के आया हूँ, 2 या कुछ कम। तो जेनबा की माँ ने तुरंत 2 रुपए अपने घर से निकाला और ले जा कर के फुटपाथ की वो दुकानदार महिला थी, उसे सबके सामने 2 रुपया दिया और ये गलती मानी कि मेरे बेटे ने चोरी की है। और उसके बाद वही माँ अपने बेटे जेनबा को, 2 माँ के बीच में इकलौता बेटा जिसकी उम्र 10 साल से कम थी और जो 10 साल के आसपास थी और जो 5वीं में फेल हो गया था, माँ ने जेनबा को यहाँ ले आके खड़ा किया और इसी मंदिर के सामने ये कसम दिलवाई कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेंगे। और उसके बाद रोज रात को सोते वक्त अच्छी अच्छी प्रेरणास्पद कहानियां उस बच्चे को, जेनबा नाम के बच्चे को, उसकी माँ सुनाती रही। चोरी पकड़े जाने के बाद और अपनी माँ के उदास होने के बाद और उनकी बहुत सारी कहानियां सुनने के बाद जेनबा ने फुटपाथ पर अगरबत्तियां, टॉफ़ी बेचना शुरू कर दिया और उससे घर के लिए कुछ आमदनी शुरू कर दी। फिर जेनबा का मन पढ़ाई में हुआ। जेनबा ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। 5वीं में फेल होने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और जब 10वीं की परीक्षा पास की आर्ट्स में, तो उसके बाद वाडिया हॉस्पिटल के जो संस्थापक थे इसी हॉस्पिटल के, NM वाडिया चैरिटेबल हॉस्पिटल सोलापुर, ये नाम उनका लिखा हुआ है, संस्थापक डॉक्टर विष्णु गणेश वंशपायन। डॉक्टर विष्णु गणेश को अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। फिर जेनबा को उन्होंने अपने यहाँ काम पे रख लिया। इसी अस्पताल में उस लड़के की खूबसूरत चेहरा और उसके हाव भाव को और उसके काम को देखकर इस अस्पताल की मैट्रन सोनूबाई थी, उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए भी जेनबा से कहा। जेनबा ने उनके घर काम करना शुरू कर दिया। जेनबा चूँकि अनुसूचित जाति से आता था, इसलिए उस घर में सब कुछ बर्ताव तो अच्छा था, लेकिन जेनबा खाने के वक्त बहुत विभेद महसूस करता था, क्योंकि घर के लोग डाइनिंग टेबल पे खाते थे और दूसरे रंग की थाली में, दूसरे तरह के बर्तन में जेनबा को खाने के लिए दिया जाता था। हालांकि सोनू भाई के घर इतनी उच्च और कुलीन वर्ग की महिलाएं, डॉक्टर्स आते रहते थे कि उनकी बातचीत
उनकी डाइनिंग टेबल पर खाने पीने का तरीका, रहन सहन, वो जेनबा को बहुत आकर्षित करता था। जेनबा ने इसके बाद दिन भर वो काम करके शाम को उसने एक इवनिंग स्कूल में एडमिशन कराने का फ़ैसला किया। जब टीचर के पास गया जेनबा, उसने अपनी परिस्थितियां बताई तो टीचर ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में एक देश पांडे, देखिए ये भी क्या इत्तेफाक है कि एक उसी जाति व्यवस्था का शिकार एक बच्चा जो हर जगह हीन भावना महसूस करता था, देश पांडे नाम के एक ब्राह्मण टीचर ने उस बच्चे के लिए भगवान सा काम किया, उसे उस स्कूल में एडमिशन कराया और जेनबा की ज़िंदगी उस स्कूल में एडमिशन के बाद बदल गई। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करने लगा बल्कि नाटक और तमाम ड्रामा भी वो करने लगा। इसके बाद जेनबा कॉलेज पहुंचा। जेनबा दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो जब कॉलेज आया तो एक तो बात ये थी कि जो जातिहीनता का शिकार जेनबा था, उसके अंदर एक लौ भभक रही थी। उसे दुनिया के सामने अपने को स्थापित करने के लिए और सफलता के नए पायदान पर पहुंचने की एक जिद अंदर अंदर थी। बचपन का संघर्ष और जाति का जो ये मकड़ जाल था, उससे जेनबा बहुत परेशान रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठाना था कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे कि लोग उसे दुनिया में याद रखेंगे। जेनबा एक बार वाडिया हॉस्पिटल से अपने घर को जा रहा था, जो मैंने आपको दिखाया, तो रास्ते में उसे प्यास लगी। दुकानदार से उसने पानी पिलाने के लिए कहा। दुकानदार ने उससे उसकी जाति पूछी। जब उसने अपनी जाति बताई तो दुकानदार ने बहुत ऊपर से पानी पिलाना शुरू किया और कहा कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा हाथ हमारे बर्तन को छू न जाए। इन सारी घटनाओं के बाद जेनबा ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ये सोलापुर के संगमेश्वर कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ तमाम उस ज़माने की, आप बिल्डिंग से समझ ही सकते हैं कि आज के 60-70 साल पहले ऐसे कॉलेज में किन परिवारों के बच्चे पढ़ा करते थे। तमाम अभिजात वर्गीय धनी घरों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जेनबा ने यहाँ आते ही अपनी भी एक पहचान बना ली। उसका खूबसूरत चेहरा, शानदार मूछें, सफ़ेद शर्ट और काली पैंट के साथ टाई लगाकर जेनबा आता था। उसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने छात्रों, अपने मित्र छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। उसके ठाट बहुत अलग अलग थे। जेनबा की शक्ल सूरत देख के उसके दोस्तों ने कहा कि ये नाम तुम्हारा ठीक नहीं है, नाम तुम्हें बदल लेना चाहिए, तुम तो फिल्मी हीरो की तरह लगते हो। जेनबा उस समय के जो फिल्म के सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, उनका नाम दिलीप कुमार, राजकुमार, सबके नाम के आगे मनोज कुमार, इस तरह के नाम थे जेनबा ने। और जेनबा, चूँकि एक किस्सा इसके बीच में है, उसको बाद में बताता हूँ। जेनबा को वकालत पेशे से भी बहुत ज़्यादा आकर्षण था। वो बड़ा वकील बनना चाहता था और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री, नाटक में भाग लेने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहता था। जेनबा ने इन्हीं कुमार स्टार्स के नाम पर अपने नाम को बदल दिया। जेनबा से वो सुशील कुमार बन गया और समदेश्वर कॉलेज में उसकी एक धाक जम गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो टाई पैंट, कोट टाई और शर्ट, सफ़ेद शर्ट में आने वाला जो समदेश्वर कॉलेज का देवानंद सरीखा था, उसकी पोल पट्टी खुल गई। स्कूली दिनों में एक इश्तेहार आया कि जिला कचहरी में, कोर्ट में चपरासी की जगह खाली है। जेनबा ने वो फॉर्म भर दिया और मैंने जैसा कहा, बातचीत और इंटरव्यू के आधार पर, शक्ल सूरत के आधार पर जेनबा को चपरासी की नौकरी मिल गई। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जेनबा ने 8.5 साल तक पियून का काम किया। हालांकि जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, प्रमोशन भी हुआ। जेनबा, एक मज़ेदार घटना ये घटी कि कॉलेज के दिनों के दौरान जेनबा यहाँ चपरासी के वेश में, जो यहाँ का यूनिफॉर्म था वो अदालत में रहता था और कॉलेज टाइम में वही जेनबा टाई लगाकर पहुँचता था। कॉलेज के अपने किसी मित्र को जेनबा ने ये नहीं बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चपरासी की नौकरी भी करता है। एक वाकया ये हुआ सोलापुर ने जिसने पूरे सोलापुर को हिला के रख दिया। माधव काजी नाम के एक अपराधी ने, अपराधी इसलिए कहूँगा कि उसने धोखे से सोलापुर की कई लड़कियों के साथ अलग अलग नाम बताकर शादी कर ली।
अखबारों में माधव काजी के इस कारनामे को बहुत प्रमुखता से छापा गया। उन दिनों के लिहाज से आप सोचिए, 6-6, 7-7 लड़कियों से उसने शादी कर ली थी। उन दिनों के लिहाज से ये बहुत बड़ा अपराध था और अपने हिसाब का पहला कारनामा था। माधव काजी को इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होना था और माधव काजी को बुलाने के लिए कोर्ट के बाहर जब चपरासी की ड्रेस में आवाज़ लगाई गई, जेनबा ने आवाज़ लगाई, माधव काजी हाजिर। तो उस वक्त चूँकि ये पूरा मामला था और संदेश्वर कॉलेज से बहुत नज़दीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कॉलेज के बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी उस माधव काजी को देखने के लिए यहाँ आए थे। और जब उनकी नज़र पुकार डालने वाले व्यक्ति पर पड़ी, लड़के पर पड़ी, तो उन्हें वो चेहरा दिखाई सा दिया। जेनबा का पूरा भरम टूट गया, सारा तिलिस्म टूट गया। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियों को ये पता चल गया कि जेनबा अदालत में चपरासी है। रात घर जाकर जेनबा बहुत बेचैन रहा। उसे लगा कि अब अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ वो कैसे सामना करेगा। अब उसका सारा का सारा जो पोल पट्टी है वो खुल गई है। लेकिन जेनबा ने अपने आप को इसके लिए तैयार कहा। उसने खुद से सोचा कि खुद की काबिलियत और ईमानदारी से मैंने ये नौकरी हासिल की है तो मुझे दुनिया को फेस करना चाहिए। और जेनबा ने उसके बाद अपने को तैयार किया, फिर उसी कॉलेज में उसी तरह से जाने लगा और छात्रों के बीच अपने आप को उसने ऐसा प्रेजेंट किया कि उसका सम्मान कॉलेज में भी बहुत बढ़ गया। इसके बाद जेनबा इंग्लिश में और तमाम डिबेट में भाग लेने लगा। जेनबा वैसे तो हीरो बनना चाहता था। एक बार महबूब स्टूडियो मुंबई के जेनबा पहुंचा भी, लेकिन वहाँ गार्ड नहीं भगा दिया। बाद में जेनबा एक जब शख्सियत बन गया तो दिलीप कुमार ने जेनबा को जब किस्सा दिलीप कुमार को बताया तो उन्होंने कहा कि अब आपको पहले गार्ड ने भगा दिया और अब आप जब आते हैं तो हमें लोग रोकते हैं, हमें भगा दिया जाता आपके आने पर। तो बात यह है कि इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का एक फॉर्म निकला। जेनबा ने यानी सुशील कुमार ने वो फॉर्म भरा, वो मुंबई गए और एक दोस्त के यहाँ शरद पवार से मुलाकात हुई। शरद पवार ने उनसे कहा कि पुलिस की नौकरी छोड़ो और राजनीति में आओ। पहले चुनाव में टिकट नहीं मिला, लेकिन तुरंत ही उन्हें टिकट मिला। वो विधायक बने और इसके बाद मंत्री बने और इसके बाद देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उस जेनबा का नाम सुशील कुमार शिंदे है। और ये जितनी कहानी मैंने सुनाई, उनकी आत्मकथा 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स में ये सारे कहानी और किस्से दर्ज है। मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी से संघर्ष करने वाले, विपरीत परिस्थितियों में पलने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र और तमाम वो नौजवान जिनके सामने मंजिल दिखाई नहीं देती है, उन्हें ये कहानी प्रेरणा देगी। और सुशील कुमार शिंदे ने जो काम किया है एक ही ज़िंदगी में, उससे वो कुछ सीख जरूर लेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पीछे मत देख, न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। नमस्कार।